मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ 9th के बेसिक कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं। तो क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ है एक चैप्टर दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, और यही आके अब 10th में क्या हो जा रहा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो जा रहा है। तो पहले तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, हम लोग पहले अभी 9th क्लास वाले टॉपिक को ही देख लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या कहलाता है, इसको समझ लेते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं और a, b नॉट इक्वल टू 0, के रूप के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। चलिए इस परिभाषा को पहले समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a b c क्या है, वास्तविक संख्या है। a b और c क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन a और b दोनों में से कोई भी 0 के इक्वल में नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 हो गया दोनों में से कोई एक भी, तो यहाँ से अगर मान लो a 0 है तो ये तो x गायब हो जाएगा ना, क्योंकि 0 में x से गुना होगा 0, बच जाएगा बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो बी वाई प्लस सी बराबर 0 में सिर्फ एक ही ना चर हो रहा है, ठीक है। तो इस रूप का जो कोई समीकरण होता है उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। मतलब कि यहाँ समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 क्या है, आपका दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है और a और b दोनों में से कोई भी 0 के बराबर नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे, आप ऐसे सिंपली सोचो ना, दो चर यानी कि यहाँ देखो दो चर है x और y, दो चर, और रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, जिसका घात एक हो। तो देखो ये दोनों चरों का घात एक है ना, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो हम लोग जैसे एक एग्जांपल की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे लिख दे y बराबर 2x प्लस 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, एक ही बात होगा। समझ ना यहाँ बात को, हम लोग क्या किया है, y को इधर लेके चले गए, ये हो गया। तो इस रूप का एक समीकरण है। तो देख लो यहाँ पे, यहाँ जो अगर वास्तविक संख्या की बात करें, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ 3 है, a b c के स्थान पर 2 -1 3 है, वास्तविक संख्या है, और दो चर है और दोनों के घात एक एक है, इसलिए इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कह सकते हैं, ठीक है। अब हम ये भी पढ़े हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं, तो अनगिनत होते हैं। याद होना चाहिए आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनगिनत होती है, मतलब कि ये बहुत होते हैं, आप इसको गिन नहीं सकते। अब सोचोगे कि सर कैसे, हम लोग हल का मतलब समझते हैं ना, रैखिक समीकरण का हल का मतलब कि x और y का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करने लगे, यानी कि x और y का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही इसका हल कहलाता है। तो अगर मान लो हम यहाँ पे x की जगह 1 पुट करें, x की जगह 1 रखोगे तो y बराबर हो जाएगा 2 गुना 1 और प्लस में 3 आ जाएगा 5। x बराबर 2 रखो तो y बराबर आपका प्राप्त हो जाएगा 2 गुना 2 प्लस 3, 2 गुना 4 3 7 हो जाएगा। तो ऐसे ही x के भिन्न भिन्न मानों पर y के भी भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते रहेंगे। तो ऐसे आप इससे कितना मान निकाल सकते हो, अपरिभाषित ना, अनगिनत ना। यानी कि आप याद रखना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या जो होती है अनगिनत होती है, बहुत सारे हो सकते हैं, आप गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे जैसे x का मान यहाँ रखते जाओगे y का भी भिन्न भिन्न मान आते जाएगा। कोई भी वास्तविक संख्या के लिए इसके भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते रहेंगे, ठीक है। इसीलिए आप ये हमेशा याद रखना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनगिनत होती है
और दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो रूप होता है इस तरह से होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। समझ गए? तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब तो आप समझते ही हैं, पेयर, जोड़ा, ठीक है। यानी कि यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण जोड़े के रूप में होंगे, यानी इस रूप में। अगर हम लोग यहाँ पे मानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है, बिलोंग्स टू आर। बिलोंग टू आर का मतलब समझते हैं, आर फॉर रियल नंबर, वास्तविक संख्या। मतलब कि ये सारे के सारे आर से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब कि ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, जहां a1 b1 और a2 b2 नॉट इक्वल टू 0, जहां पे x का गुणांक y का गुणांक 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये x का गुणांक या y का गुणांक दोनों में से कोई एक 0 हो गया तब तो गड़बड़ हो जाएगा, वो चर ही गायब हो जाएगा, तब तो एक चर वाला हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ना, ये भी आपका दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि देख रहे हैं ना इसमें x और y दो चर है और इसका घात 1, इसका भी घात 1 है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण यह भी है और यह जोड़े के रूप में है, यानी कि दो है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस रूप के, है ना, के रूप का समीकरण युग्म को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके हलों की संख्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या। तो इसकी हलों की संख्या देखो, एक हल भी हो सकता है, है ना। इसके हलों की संख्या एक हल, यानी कि अद्वितीय भी हो सकते हैं। एक हल मतलब अद्वितीय हल, ठीक है। चलिए, या कोई हल नहीं भी हो सकता है, कोई हल नहीं। और तीसरा अनेक हल या अनगिनत हल, ठीक है। तो मतलब कि यह रैखिक समीकरण आपके जब जोड़े में दिए होंगे तो एक्स वाई का वह मान जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करे वही ना उसका हल होगा। तो अगर हम लोग बात करें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या कितनी होगी, तो इसके एक हल भी हो सकता है, यानी अद्वितीय हल भी हो सकता है, कोई भी हल नहीं हो सकता है, और अनेक हल भी हो सकता है। तीनों कंडीशन हो सकता है। अब बात करेंगे कि भैया ये कब कब होंगे, मतलब कि एक हल कब होगा, कोई हल नहीं कब होगा, या अनेक हल कब होगा, इसके बारे में। तो इसे पता करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। इसको हमें ये पता करने के लिए कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल कितने होंगे, इसके पता करने के लिए हमारे पास दो विधि है। एक विधि जो है ग्राफीय विधि, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में नहीं पढ़ना है, आने वाले एक्सरसाइज में नहीं पढ़ना है, अगले एक्सरसाइज में पढ़ना है। और दूसरा जो है हमें अनुपात लेकर, है ना, इनके चरों का और अचर का दोनों का अनुपात लेकर हम लोग पता लगा सकते हैं, है ना। जो रैखिक समीकरण दिए गए हैं इनके x के गुणांक जो दिए हैं, है ना, x के गुणांक, y के गुणांक और ये अचर, इनका ही अनुपात द्वारा भी हम लोग पता कर सकते हैं कि समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म का एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या अनेक हल होगा। तो पहले अगर ग्राफीय विधि की बात करें तो ग्राफीय विधि द्वारा मैं आपको पहले अभी समझा देता हूं, ठीक है। चलिए, सिर्फ समझाऊंगा, इसके बारे में डीपली हम लोग अगले एक्सरसाइज में जानेंगे। चलिए, हम लोग ये पढ़े हैं क्लास 9th में कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा के रूप में होता है, एक सरल रेखा के रूप में होता है। तो आपके पास यहाँ पे जो समीकरण दिए गए हैं युग्म में है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, यानी दो समीकरण है। तो जब दो समीकरण है तो उनका दो सरल रेखा होगा, और अगर वो दोनों सरल रेखाएं ग्राफ बनाने के क्रम में अगर दोनों सरल रेखाएं प्रतिच्छेद कर गई, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर गई, एक बिंदु पर काट गई, तब वहां पे एक हल होगा, है ना। दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट गई, यानी दोनों जो रैखिक समीकरण दिए हैं उनका आलेख बनाने पर अगर सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उसका एक हल हो जाएगा, ठीक है।
अगर ग्राफ बनाने के क्रम में अगर दोनों सरल रेखाओं के ग्राफ, पहले तो ये ग्राफ देख लो, ये x होता है, ये x डैश होता है, यह y होता है, यह y डैश होता है। मैं अभी आपको समझा रहा हूं, इसके बारे में डीपली जो होगा ना हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बस इसको समझ रहे हैं, ठीक। चलिए ग्राफ के बारे में हम लोग अगले एक्सरसाइज में जानेंगे। तो कोई हल नहीं में क्या होगा कि जब दोनों समीकरणों का आलेख खींचने के क्रम में दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर चली जाए, समांतर देख ना, एक दूसरे के समांतर है, कहीं पे भी एक दूसरे को नहीं मिले, तब उसका कोई हल नहीं होता है। और अनेक हल के कंडीशन में क्या होता है, तो अनेक हल के कंडीशन में हम लोग ये देखिए, अब पहले ग्राफ खींच देते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए इधर x हो गया, यहाँ पे x डैश हो गया, ऊपर y हो गया और नीचे y डैश हो गया। अगर दोनों समीकरणों के आलेख एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कि एक दूसरे के संपाती हो, एक दूसरे के ऊपर का मतलब क्या है, एक दूसरे के संपाती हो, देख रहे हैं ना, एक रेखा गया है और दूसरे समीकरण का भी आलेख जो हो रहा है, दूसरे समीकरण का आलेख उसी रेखा से होकर जा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, संपाती हो, तब इसका हल होगा वो अनेक हल होगा। तो तीनों हल के लिए अलग अलग कंडीशन है। तो रैखिक समीकरण युग्म का एक हल भी हो सकता है, कोई हल भी नहीं हो सकता, और अनेक हल। तो ये ग्राफीय निरूपण द्वारा अगर ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो अद्वितीय हल यानी एक हल, समांतर हो तो कोई हल नहीं, और एक दूसरे के ऊपर से ही होकर जाए तो उनके अनेक हल होंगे, क्योंकि हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर है, इसलिए इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम लोग आगे जानेंगे। अभी हम लोग समीकरण को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि उसका एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होगा, उसको देख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पे इस तरह से a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा आपके पास है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ये आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, वास्तविक संख्या है, और a1 b1 जो है 0 के इक्वल नहीं है और a2 b2 भी 0 के इक्वल में नहीं है। तब हम लोग इन समीकरण को देखकर कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए हमें अनुपात लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे अनुपात किसका किसका लेंगे, तो इनके चर जो दिए गए ना, चर के गुणांकों का अनुपात और इस अचर का अनुपात लेके चेक किया जाता है। यहाँ पे अनुपात लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं, एक चार्ट द्वारा इसको दिखाएंगे आपको, बहुत अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे ऐसे दर्शा देते हैं, हम बॉक्स पहले खींच लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे समझाते हैं बढ़िया से। चलिए ठीक, एक यहाँ से भी खींच दो यार, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो अब इसके बाद देखो, अनुपात में हम लोग क्या क्या लेंगे, तो पहले इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हलों की संख्या, और यहाँ पे लिख लेते हैं आलेखीय निरूपण किस तरह से होगा उसको भी देखते हैं। तो पहला कंडीशन आपका हो जाएगा यहाँ पे कि a1 बाई a2 का मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों समीकरणों में x का गुणांक नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी कि यहाँ पे b1 बाई b2 का मतलब क्या, दोनों y के गुणांक, ठीक है। तो अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं हो तो इसका होता है अद्वितीय हल, यानी कहने का मतलब एक हल, ठीक है। ऐसे समीकरण का एक हल होगा। कहने का मतलब कि अगर मान लो समीकरण दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 और एक समीकरण दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए x का गुणांक 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 2/1, और यहाँ देखो 1/1, दोनों का 1 गुणांक है, देख रहे हैं ना, दोनों y के गुणांक 1 है, तो 1/1। ये देख रहे हैं ना, दोनों इक्वल नहीं है, 2/1 तो 2 होगा और यह 1 होगा, तो 2 1 के इक्वल है नहीं ना है। तो ऐसे समीकरण का जो हल होगा वह कितना हल होगा, तो वो अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा। और इसी का आलेख जब बनाएंगे, इन दोनों का आलेख ही प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। इसके आलेख में देखेंगे क्या कि रेखाएं जो होंगी प्रतिच्छेदी होंगी, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ऐसे समीकरण युग्म को है ना कहते हैं हम लोग अविरोधी
अविरोधी कहा जाता है। ठीक है, अविरोधी, और इसे संगत भी कहते हैं, अविरोधी तथा संगत कहा जाता है। जिसका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो ऐसे समीकरण निकाय को अविरोधी कहते हैं, अविरोधी कहते हैं और संगत भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा लेते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। देख रहे ना, दोनों के x के गुणांक, दोनों के y के गुणांक और अचर, देख रहे ना। तो A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हो तो ऐसे समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और ये जो होते हैं समीकरण निकाय, ये विरोधी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? विरोधी कहलाते हैं, या इन्हें संगत भी कहा, असंगत कहा जाता है, असंगत भी कहा जाता है। विरोधी और संगत भी कहा जाता है। और इनके हलों की संख्या कितनी होती है? एक भी नहीं, कोई हल नहीं होता है। और इन्हीं का जो आलेख बनता है, इनका आलेख जो होता है, समांतर रेखाएं गुजरती है। उसमें रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए तीसरा कंडीशन देख लो। तीसरा कंडीशन, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर में हो C1/C2, तीनों बराबर हो, तब इस तरह के समीकरण निकाय जो होते हैं, इनके हलों की संख्या जो होती है, अनेक हल होते हैं। अनेक हल या अनगिनत हल भी कह सकते हैं। और ये जो समीकरण निकाय होते हैं, ये आश्रित कहलाते हैं, आश्रित कहलाते हैं। ठीक है, आश्रित, सॉरी, आश्रित कहलाते हैं, आश्रित, या इनको हम लोग संगत भी कहते हैं, संगत भी कहते हैं। आश्रित कहलाते हैं तथा संगत भी कहलाते हैं। और इनका जो आलेख होता है, उसमें संपाती रेखाएं होती है, यानी एक दूसरे से ऊपर होकर जाती है, एक दूसरे के ऊपर हो जाती है। अभी मैंने बताया था ना पीछे, तो ये चीज आपको याद रखना होगा। आगे एक्सरसाइज के लिए हमें ये सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। चलिए मान लीजिए आपके पास दो समीकरण युग्म दिए हैं, 2x + 3y = 7, ठीक है, और 3x - 2y = 8। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इन कांस्टेंट को इस तरफ लाएं, इधर भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो दोनों कांस्टेंट दाहिने तरफ हो या बाएं तरफ भी दोनों होगा, यानी दोनों को एक ही तरफ रखना होगा। या तो लेफ्ट साइड में रखो या राइट साइड में रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों यहाँ देख रहे हैं राइट साइड में है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इनको यहाँ भी रहने दिया जा सकता है। तो यहाँ देखो आपका A1 का 2 है, B1 जो है आपका 3 है और C1 आपका 7 है। ठीक है, A2 जो है आपका यहाँ 3 है, B2 आपका -2 है और C2 जो है आपका 8 है। अगर ये 7 और 8 को इस तरफ लाते दोनों को, तो दोनों माइनस में हो जाता, यानी कि C1 और C2 माइनस में ले लेते, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी रख सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पे अनुपातों की बात करें तो यहीं पे अनुपात चेक कर लेते हैं, बगल में ठीक रहेगा मिलाने से। A1/A2 यानी हो जाएगा 2/3। चलो B1/B2, तो B1/B2 यानी कि 3/-2। तो आप यहीं से देखो, यही दोनों अनुपात बराबर नहीं है, तो तीसरे की चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो तीसरे को चेक करके हम क्या करेंगे, इतना ही रहने देते हैं, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब अगर इससे पूछे कि इसके हलों की संख्या कितनी है, तो देख रहे हैं इसके हलों की संख्या अद्वितीय, यानी एक हल हो जाता है। अच्छा, ये समीकरण निकाय कैसे है, तो अविरोधी है और संगत है। और इनका आलेखीय निरूपण कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो ये चीज आपको याद रहेगा ना, तो आप आसानी से इसमें क्वेश्चंस को बना पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि दो चर में युगपत रैखिक समीकरण के हल की विधियां, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल की कितनी विधियां होती हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की दो विधियां होती हैं, दो विधियां होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की को हल करने की दो विधियां होती हैं, दो विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं, दो विधियां होती हैं। तो पहला देखो, पहला जो विधि होता है, पहला विधि
उसे हम लोग कहते हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि यानी कि ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड के द्वारा। और दूसरा जो विधि होता है उसे बीजगणितीय विधि कहते हैं। बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि यानी कि अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, समझ गए। तो ग्राफीय विधि के बारे में हम लोग आगे की एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग बीजगणितीय विधि की बात करें तो बीजगणितीय विधि कई प्रकार की होती है, जिसमें से कुछ प्रचलित विधियों के बारे में जो आपके क्लास 10th के लिए जरूरी है उसको देखते हैं। ठीक है, तो बीजगणितीय विधि बहुत प्रकार की होती है, जिसमें से कुछ जो है आपके क्लास 10th में पढ़ना है तो उसको मैं बता देता हूं। पहला विधि जो है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, ये बीजगणितीय विधि के मैं प्रकार बता रहा हूं। बीजगणितीय विधि के प्रकार, ग्राफीय विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्लास में, सॉरी आगे के एक्सरसाइज में, अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अभी मैं बीजगणितीय विधि के प्रकार को बता रहा हूं। पहला है तुलनात्मक विधि यानी कि कंपैरेबल मेथड या कंपैरिजन भी कहा जाता है। कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन मेथड, ठीक है। चलिए दूसरा जो है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, सॉरी प्रतिस्थापन विधि यानी कि इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए सारे विधियों के बारे में समझेंगे, कैसे इस पे क्वेश्चन बनता है वो सब भी देखा जाएगा। पहले मैं इसके प्रकार को समझा लेता हूं। तीसरा लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ELI होता है एलिमिनेशन मेथड, मैं सही से लिख देता हूं। चलिए एलिमिनेशन मेथड। अगला विधि जो है ब्रज गुणन विधि। व्रज गुणन विधि, व्रज गुणन विधि, व्रज गुणन विधि, व्रज गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगला विधि जो है अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि यानी कि रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। तो ये आपके 5 कुल मेथड है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जिस विधि से आपको आसान लगेगा उससे बनाइएगा। एक्चुअल में आपको सबसे आसान विधि इसमें लुप्तीकरण लगेगी और ब्रज गुणन लगेगी, ठीक है। सब विधि आसान है ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप इन्हीं दोनों का ज्यादा प्रयोग करने वाले हैं आगे के एक्सरसाइज में। चलिए तो अगले एक्सरसाइज में हम जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो हम लोग किससे बनाने, मतलब पहला ही एक्सरसाइज आपका जो ये 2A आएगा उसमें हम लोग बीजगणितीय विधि द्वारा ये 5 प्रकार के बारे में पहले समझेंगे। 5 विधि पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे पहले उसको देखेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। और ग्राफीय विधि के बारे में हम लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने अभी इस वीडियो में आपको बस बता दिया कि किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 2 विधियां होती है, ग्राफीय और बीजगणितीय। ग्राफीय विधि के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। और बीजगणितीय विधि भी कई प्रकार की होती है, जिसमें से कुछ ये प्रमुख है। तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, ब्रज गुणन विधि, अनुपात निर्णयन विधि। तो मैं इन 5 के बारे में और 5 से रिलेटेड
क्वेश्चन अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं इतना ही बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे फ्रेंड्स में, और इससे रिलेटेड लिंक के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। सभी चैप्टर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। हम कैसे पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं, इसके लिए आप लोग कमेंट करोगे ना तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यार चलो अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ अच्छा दे रहा हूँ। या अगर कुछ प्रॉब्लम भी लगे, आपको कुछ गलती भी लगे, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मुझे तो कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपसे भी। चलिए, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई वीडियो में प्रॉब्लम भी होगी। तो आप प्लीज वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। इसी तरह से मैं बेहतर तरीके से, आपको पता ही है हमारे 3 चैनल है, तीनों चैनल आपको पता है। एक है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। इस पे मैंने ना आपको इस पे मैंने केसी सिन्हा का पढ़ाया हुआ है, एनसीईआरटी का पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इस पे बाकी सारे सब्जेक्ट के वीडियो मैंने पढ़ाए हुए हैं। लेकिन इस चैनल, जो आप चैनल देख रहे हैं, इस पे मैं भारती भवन के सॉल्यूशन को ही ऐड करता हूँ, है ना। दूसरा चैनल है मेरा रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। और एक और मेरा तीसरा भी चैनल है भारती भवन, जिस पे आप पढ़ रहे हो अभी, भारती भवन रविकांत सर। तो प्लीज आप लोग इन सबको सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।